और भारतीय जनता पार्टी के शासन में लगातार अवैध खनन की भी शिकायतें आ रही हैं। क्या कहेंगे, क्या सोच है, समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? देखिए, कार्रवाइयों के पीछे भी आप जो रहस्य देखेंगे, उसके पीछे भी कारण यही था कि जो लोग वास्तव में अवैध काम कर रहे थे, वो अपने अवैध काम को छिपाने के लिए कहीं न कहीं हमारे ऊपर एक मुद्दा बनाकर लाए। आप देखेंगे ये पुरानी घटना थी, उस घटना को कैसी फ़िल्मों की तरह बन स्क्रिप्ट तैयार की गई है। छोटी किसी का किसी से विवाद हो रहा, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं, कोई किसी को भगा रहा, नहीं भगा रहा, खाना खाने जा रहा है, किससे हो रहा है, उनकी पत्नी चेयरमैन और उनकी आपस के विवाद है या उनके पुलिस वालों से विवाद है। आप एक घटनाक्रम को पूरी तरह बदलते हैं और उसके 7-8 10 दिन बाद तैयारी करते हैं और पूरी जिन एफआईआरों में मेरा कहीं दूर तक जिक्र नहीं है, उन एफआईआरों मुझे मुलज़िम बना देते हैं। मैंने पहले भी मैं तो आपसे भी आग्रह करता, मुझे इतना मौका नहीं मिला, तुरंत उन्होंने, मैं इस उम्मीद से पुलिस के पास पहुँचा था कि मेरी बात तो कम से कम सुनेंगे, मेरा पक्ष तो सुनेंगे। लेकिन जो भी दबाव हो, जो परेशानी हो, उनके सामने मुझे नहीं पता और मुझे सब घटनाओं में मुझे दोषी बना दिया गया है। बिना आधार के, बिना किसी वजह के, कहीं मेरा कोई सूत्र, कोई संपर्क जिस आदमी से नहीं है, उसके साथ जोड़कर जितनी मेरी बेइज़्ज़ती, अपमान कर सकते थे। फिर उसके बाद जेल भेजने के बाद जिस तरह से आप देखते हैं, पैरोकारी इस तरह से कर रहे थे जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी निष्पक्ष अधिकारी से जाँच होगी और इसलिए मैंने उस बात को दोहराया कि मुख्यमंत्री तो वो मेरे भी हैं। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, हर दल के लोग उनसे मिलते थे, जनता के लोग भी मिलते थे। मैं एक ना एक दिन ज़रूर जल्दी मिलूँगा उनसे, मेरी कोशिश होगी। मैं अपना पक्ष भी रखूँगा और जिस दिन वो मेरा पूरा पक्ष सुन लेंगे, उस दिन जिन्होंने ये साजिश रची थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। आज भी आप देख रहे हैं, एक आदमी से फिर एक एफआईआर आप लिखा देते कि मुझे धमका रहे थे। अरे भई, कम से कम वो आदमी से पूछो किस नंबर से फ़ोन आया था? उससे मेरी लड़ाई क्या है? उस पे कोई केस नहीं चल रहा हमारा उसके साथ कोई। वो हमारे यहाँ 7-8 साल नौकरी की है, मैं नौकरी से निकले उसके बाद उन्होंने तमाम आरोप-प्रत्यारोप लगाए, एक घटनाक्रम झूठी कहानी लिखाई, पुलिस ने खुद इसी सरकार में उसकी विवेचना की, उसमें एफआईआर लग गई है। उस आदमी को, जो आदमी मुझसे उस घटना के बाद कम से कम 6-7 बार मिला है, मैं आपके मार्फत ये भी कह रहा हूँ, जिस दिन कोई बड़ा अधिकारी बुला ले, जो एफआईआर लिखाने वाले हैं, और जिस दिन हमारे आमने-सामने बिठाएँगे या जो एफआईआर कराने वाले पीछे से खड़े व्यक्ति मेरे भाई जवाहर जी हैं, वो भी सामने बैठे हैं, उस दिन उनके चेहरे पीले पड़ जाएँगे। किस तरह की बात हमसे कर रहे हैं, किस तरह की वातावरण है, क्या बात है। मैं सोच रहा हूँ ऐसा करने से क्या मिलने वाला है? आप किसी को किस हद तक जाएँगे? आपने इतनी कार्रवाइयाँ कराई, 2-2 जगह से गैंगस्टर लगवा दिया, मुझे 8 महीने जेल मुझे काटने पड़े। जेल में भी इतनी किन परेशानियों से जिए हैं, ये बताऊँगा तो आपको भी लगेगा कि ऐसा भी होता कभी। फिर भी मैंने बर्दाश्त किया। मैं सोचता हूँ चलो, ये कहीं न कहीं राजनीतिक घटनाक्रम है और जो जैसा करता गया लोग वैसा भोगना पड़ता है। मैंने कहा जो आज इन्होंने मेरे साथ किया है, भगवान, मैं तो कहता किसी के साथ ऐसा ना हो, ऐसी साजिश किसी से ना रची जाए। लेकिन ये कब तक अपने अवैध काम छुपाएँगे? आज आप किसी भी घाट पे चले जाओ अकेले में, आज भी आपसे कह रहा हूँ, अगर बिना इनको पैसा दिए चल रहा हो, तो मैंने पहले भी कहा था, अभी कह रहा हूँ, राजनीति छोड़ दूँगा उस दिन से, मैं नहीं राजनीति में रहूँगा। मैं गुलामी करूँगा इनकी। और ये ईमानदार बने हैं, मुख्यमंत्री जी को जाने कौन-सी पाठ पढ़ाए हैं। मैं तो कहता हूँ ये प्रशासनिक अधिकारी, अगर जिनके मन में भी निष्पक्षता होती तो ये सच बात पहुँच गई होती, और कहीं न कहीं ये सब भी दबाव में है। ये सब इतने गलत कामों के बाद आप तुलना करके हमला तो हम पे कर सकते हो। आपने मेरे ऊपर कार्रवाइयाँ करा दी, स्कूल सीज़ करा दिए, स्कूल के बच्चों की बसें सीज़ करा दी। सारे मेरी सारी मतलब जो छोटी-मोटी 1 आध 2 एकड़ ज़मीन थी वो भी आपने सीज़ करा दी। आप उसको अवैध बता रहे हैं। जिस दिन अवैध लिखेगी उस दिन सरकार को दान कर दूँगा। मैंने कोई जीवन में ऐसा काम नहीं किया। मैं जहाँ व्यापार में हूँ वहाँ एडवांस टैक्स देता हूँ। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैंने जब कॉलेज की पहली न्यू 20 साल पहले रखी थी, उस समय संकल्प लिया था कि विद्यालय की फीस, बच्चों की फीस से अपना घर नहीं चलाऊँगा। जो फीस आएगी उसी विद्यालय में लगा दूँगा, कभी घर 1 रुपए लेके नहीं आऊँ। मेरे लोग भी सुन रहे होंगे और उस पर चलाने वाले लोग भी देख रहे होंगे। मैंने व्यवसाय नहीं बनाया विद्यालयों को। आज 10,000 बच्चे मेरे विधानसभा में पढ़ते हैं मेरे स्कूलों में, लेकिन कभी 1 रुपए नहीं। नुकसान होता मैं भरपाई करता हूँ उनकी। मैं जब किसी और भी काम में गया, उस काम में मेरी पारदर्शिता थी। जब हम लोगों के पास पट्टा था मेरी पत्नी के नाम, तो 800-900 रुपए में गाँव में ट्रॉली बिकती थी। गरीब आदमी मकान बनाते थे, कभी गरीब को रोका नहीं। आज इनके पट्टे, दूसरे को पट्टे जहाँ फ्री पार्टनर है, आज गरीब आदमी गाँव में ट्रॉली 4,000-5,000 की मिल रही है। आप किसान नेता थे, गरीबों के नेता थे, गाँव की बात कर रहे थे। अरे इतना रहम गरीबों पे कर लो कम से कम आप। गरीबों के मकान नहीं बने 5-6 साल से। जिस दिन मुख्यमंत्री जी ये सुनेंगे, ये बातें, ये जानकारी करेंगे अपने सोर्स से, उस दिन क्या ये बचेंगे? इतने बेरहम हो गए आप, गरीबी की बात कर रहे थे। 4,000-5,000 की ट्रॉली गाँव के लोगों को मिलेगी अपने घर बनाने के लिए, और आप कहेंगे हम ईमानदार हैं। आप कितने की, जब तक समाजवादी सरकार थी, उस समय तक 12,000 10,000 में घाट पे बालू भरती थी ट्रक में। आज कितने की भर रही है? और बाल्टी का क्या फ़र्क है? आप कहते हैं कि आप अवैध खनन बंद है। आप वैध और अवैध के नाम पे कितने गुना पैसे ले लेंगे? 25,000 में भरेंगे आप गाड़ी। मैंने कहा ना, अभी मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है, सरकार में बैठे लोग पता नहीं है। जिस दिन पतेगा कि जनता कैसे पतन कर रहे हैं ये,
मैंने उस दिन भी पहले भी आपने मुझसे सरकार जाने के बाद या सरकार के बाद बात करी थी। मैंने कहा था उस व्यवसाय में कभी जाऊंगा नहीं, मेरे सेंटीमेंट दूसरे तरीके के हैं। मैंने कहा मैं पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं करूंगा, मैंने एक दिन में क्रेशर बंद किया। मैं आज दोहराता हूँ, मैं कभी जीवन में बालू काम नहीं करूंगा, जिससे कभी किसी का कोई दूसरे प्राकृतिक क्षति होती है, वो धंधे वो काम नहीं करना। मैं अगर मुझे मुनाफा ही कमाने का बहुत ज्यादा शौक होता, पैसे बहुत कमाने की जुनून होता, इतने करोड़ की प्रॉपर्टी आप मेरी बता रहे हो। आप स्कूल कितने की जमीन खरीदी, कितने 2.5 करोड़ रुपए लोन लिया उस जमीन पे, मैंने उस विद्यालय को बनाया, आज तक कर्ज के भर रहे हैं कर्जा उससे, स्कूल काम घर से अपने। आप मुनाफे बता रहे हैं, आप 100 करोड़ रुपए स्कूल बनाकर मेरे जब्त कर रहे हैं। आपने स्कूल में बच्चों की फीस, आपने बसें बंद करा दी। आप मुझे कितना नुकसान करना चाहते हैं? आप मुझे मेरी जान ले लो ना आप, लेकिन लोगों को तो छोड़ दो। उसमें मेरे बच्चे नहीं पर लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई नहीं बनाता गांव में इतना बड़ा स्कूल, पर मेरे मन में जुनून था, मैं गांव से निकल कर आया। मुझे गांव से मेरे परिवार के लोग राजधानी में पढ़ाने लेकर आए, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवारों के बच्चे जो मुझसे भी ज्यादा होशियार थे, उन्हें स्कूल ही नहीं मिल पाया बेचारे, वो गांव में खेती कर रहे हैं। इसलिए मैंने मोट में एक अच्छा स्कूल बनाया, झांसी से अच्छी बिल्डिंग बनाई कि वहां भी गरीब किसान मजदूर का बेटा मेरी तरह अच्छे से पढ़ सके और आने वाले समय पर इस प्रगति की वजह बने। मेरी सोच वही थी। और मेरे मन में अगर व्यवसायी दिमाग होता तो मैं इतनी शादियों में करोड़ों रुपए अपनी गरीब बेटियों को अपनी बहन नहीं बनाता, क्योंकि कौन पैसा कमाने के बाद गंवाना चाहता किसी के लिए। और मेरे मन में एक जुनून था। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, सरकार सब जब्त कर ले और जो बचेगा उसमें भी आधा गरीबों पर खर्च करूंगा। भगवान मेरी बात सुन रहा हो, मेरा संकल्प सुन रहा हो, और मैं ऐसी बात से बिचल जाऊं तो भगवान मेरा विनाश कर दे। मेरी सोच यही आज भी थी। मैंने ये सब किया, झांसी बना, डेवलपमेंट किया, मैं इंजीनियरिंग करके आया था। इसमें मैं जो आप डेवलपमेंट देखेंगे, किसी को ले आओ आप, अगर घुसने के बाद ये बोलेगा कि झांसी में ये जगह अद्भुत बनी है, ये व्यावसायिक दिमाग नहीं था। कोई व्यवसायी होता खराब सड़कें डालता, क्योंकि सड़कों से बिकती नहीं है सड़कें, ये बिल्डिंगें ऐसी नहीं बनती। झांसी छोटा शहर है, अगर आप मकान बनाते हो 40-45 लाख रुपए किसी से मांगते हैं तो आदमी हिसाब लगाता है, 2-4-5 लाख रुपए के बिजनेस बनता है। आप तो देखकर किसी को आप 100 करोड़ रुपए स्टेट बैंक के लगे हैं, 70-80 करोड़ रुपए सेंट्रल बैंक ने दिए हैं। ये लोग प्रोवाइडर हैं। हमारा खुद का मकान इस बिल्डिंग में, इस सोसाइटी में नहीं है। ये सोसाइटी तो उनकी होगी जिन्होंने खरीदा है। आप मेरी सोसाइटी बता रहे हैं उस संपत्ति को जो कंपनी की या पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो किसी व्यक्ति की नहीं होती। मैंने कब समझेंगे? ठीक है, गांव वालों को तो बेवकूफ बना सकते हो, मेरी बदनामी कर सकते हो, लेकिन भगवान के सामने तो सच्चाई है ना, इसलिए ईश्वर मेरी मदद करता है। ये तो चाहते थे मैं छूटूं नहीं जेल से, इतनी तेज पैरोकारी कर रहे थे, करा रहे थे, लेकिन ईश्वर ने मुझे संग न्याय किया ना, मैं छूट के आया हूँ। इतनी आज भी कर क्या क्यों FIR लिखा रहे? जिस आदमी से मेरा विवाद नहीं है, वो जिससे मुझसे 10 बार आके मिला है वो आदमी, उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जाके अकेले पूछ लो, खिला दो अपने पारिवारिक कसम कि मुझसे उसके बाद 10 बार नहीं मिला के वो, उसके बाद उस आदमी से FIR लिखवा रहे हैं। वो आदमी कहता है भाई साहब मैं मजबूर हूँ। मैंने कहा भाई तो कौन सा केस चल रहा हमारा? तुम्हारा कोई केस ही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि एक FIR लिखा के हम जाके सुप्रीम कोर्ट में जमानत कैंसिल करा दें और फिर चुनाव न लड़ पाए हम। इतनी गंदी राजनीति करके कहाँ जाओगे आप? राजनीतिक क्या बनना चाहते हैं आप? राजनीतिक उद्देश्य से कार्रवाई हो रही है, आपका कहना है। अब मध्य प्रदेश में भी चुनाव आ रहे हैं, आपकी धर्मपत्नी लड़ चुकी हैं, इस बार क्या तैयारी है? देखिए, हमने कहा ना कि राजनीति में एक बड़ी जिम्मेदारियों की लड़ाई भी है। मौका मिले तो फिर परीक्षा, और जो लोग आपके जैसे निवाड़ी विधानसभा है, मैं 98 में पहली बार विधानसभा लड़ा था वहां से, और मैं दूसरे नंबर पर रहा था। उस समय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी उस जमाने में, 5000 वोट पाए थे कुल, और हम लोग निर्दलीय में उन्होंने पूरे मुख्यमंत्री जी ने निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन कर राठौर साहब कर दिया, और निर्दलीय वर्सेस हम लोगों में चुनाव हुआ था। बड़े दल दोनों पीछे छूट गए थे। तब से निवाड़ी की जनता हमारे साथ खड़ी है। पिछले 30 सालों से विभिन्न मौकों पर 2003 में हमने हरगोविंद कुशवाहा को लड़ाया, वो भी 47,000 वोट पाके हारे मेरे गुरु जी। आज वो मेरे साथ नहीं है, खैर कोई बात नहीं, दूसरे दल में है। ये तो विचारों की लड़ाई है, कोई किसी रह सकता है। उसके बाद मेरी पत्नी लड़ी, वो MLA बनी जाके। उसके बाद मैं 3 चुनाव और भी लड़ा हूँ। मैं हमेशा वहाँ की जनता, मुझे वहाँ के लोगों ने प्यार दिया है, समर्थन दिया है। 2-4-5 हजार से वोट से हम हार रहे हैं, सब दल मिल जा रहे हैं। 2 बड़े दल जब अलग अलग लड़े हैं, मैं जीता हूँ। मैंने कल भी एक दिन भी और कहा था, फिर दोहरा रहा हूँ, मुझे हराने के लिए कांग्रेस और BJP को इकट्ठा होना पड़ेगा। इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हरा देंगे, लेकिन इकट्ठे नहीं होंगे तो दुनिया की ताकत निवाड़ी से नहीं हरा सकती हमको। आप देख लो वोट उनके, जब से मैं लड़ रहा हूँ कांग्रेस के 10,000, 11,000, 5,000, 7,000 वोट आ रहे हैं। कहाँ गए सारे वोट जो आपके पहले मिलते थे आपको? तो जब दोनों दल मिलते हैं और दोनों अलग अलग लड़ेंगे, तो फिर हमने कहा कि आपके बीच में बैठेंगे और मौका मिलेगा। मैंने निवाड़ी के लोगों से आग्रह भी किया, मध्य प्रदेश के लोगों से भी कहा कि हे गांव के रहने वाले गरीबों, किसानों, मजदूरों, 2 ही दलों को मौका मिला है। एक तरफ कांग्रेस को बहुत लंबे समय तक आपने मौका दिया, एक तरफ BJP को मौका दिया। अगर इनके फैसले ठीक हैं, गरीबों के प्रति हित में लिए गए हैं, तो बताओ उत्तर प्रदेश की मध्य सीमाएं जुड़ी हैं और तुम्हारे गाँव की हालत खराब है, हमारे गाँव में थोड़ी अच्छी क्यों है? इसका मतलब राजनीतिक बड़े फैसलों से बड़ी बेईमानी वहां के लोगों के साथ की गई है। तुम किसी को विधायक बना दोगे, भीड़ का हिस्सा बन जाएगा। मैंने वहां लोगों से कहा बहुमत की सरकार नहीं बनाओ। बहुमत की सरकार जिस दिन बन जाती है, उस दिन सेवक से शासक के रूप में बदल जाते हैं, मेहरबानी शुरू कर देते हैं।
ये भूल जाते हैं कि वोट भी गरीब का था और नोट भी गरीबों का था। योजनाओं पर एहसान 1000-2000 देकर गरीबों की भावनाओं से खेलना, ये भुला देना कि अगर 3 लाख करोड़ का बजट है तो गरीबों की मेहनत की कमाई का पैसा है। मैंने फिर कहा कि ये निवाड़ी के लोगों, तुम्हारे पास मौका है कि तुम भोपाल में बैठने वाले लोगों को तय करो कि कौन बैठेगा, क्योंकि दोनों दलों में बीच की फिर लड़ाई है। आज कांग्रेस बीजेपी में कुछ भी चल रहा हो, पर दोनों दल कंट्रास्ट पे खड़े हैं। कुछ लोग बहुत बड़ा फैसला करेंगे, और कमजोर सरकार बनाओ तो कम से कम गरीबों के लिए मजबूत फैसला लेने के लिए बाध्य कर सकते हो। और सरकार बेईमान और बेरहम हो जाए तो 5 साल के पहले गिराओ। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, और 5 साल में जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए बहुमत तो कभी लाने ही मत दो किसी को। कमजोर सरकार बनाओ, बेईमान हो जाए गिराओ बीच में। चुनाव तो होगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का सारा चुनाव फेल हो जाए, किसी को जिताकर खुद हार जाओ, कोई कौन सी लड़ाई है। कम से कम तुम्हारे हाथ में जीत बनी रहे, तुम बनाने वाले बने रहो, मिटाने वाले बने रहो। ये कोशिश करना, और मुझे पूरा यकीन है कि लोग तीसरे मोर्चे को बनाएंगे। थर्ड फ्रंट वो समाजवादियों के रूप में होगा। और जब मैंने कहा कि निवाड़ी के लोगों की जो मंशा दिख रही है, वो तय करने वाले हैं कि भोपाल की बैठने वालों की भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, पर भोपाल में कौन बैठेगा ये तय करने वाले निवाड़ी के लोग बनेंगे। समाजवादी पार्टी का साथ देंगे, जीतेंगे हम लोग।